दिखाई जाएगी सख्ती। तो सबसे पहले चुनावी संग्राम के मुद्दे। दो राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड में, और उसके साथ ही साथ तमाम राज्यों में उपचुनाव भी हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है, राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है। बेहद महत्वपूर्ण है। तो चुनावी संग्राम के मुद्दों की बात करें, एनडीए बनाम इंडी गठबंधन के बीच मुकाबले को लेकर सीट शेयरिंग का पेच सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा लिया है। एनडीए में आजसू 10 सीटों पर, जदयू 2, लोजपा रामविलास 1 और बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड के बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एनडीए के घटक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा भी की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में आज से उपचुनाव को लेकर 9 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को चुनाव होने हैं। यूपी के 2 लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आएगी। समाजवादी पार्टी 2 सीट कांग्रेस के लिए उसने छोड़ी है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस सीट शेयरिंग की जानकारी नहीं होने की बात कही है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव घोषणा से पहले ही 7 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे, लेकिन दावा गठबंधन का किया जा रहा है। तो यह दावा गठबंधन का किया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पहले ही उन्होंने 2 सीटों की पर दरअसल छोड़ करके 7 सीटों की घोषणा कर दी। कुल मिलाकर ये जो सारा गठबंधन है, जब ये कहा जा रहा है कि अकेले चलने की बात हो रही है, तो ये गठबंधन किस तरह से साथ चल पाएगा। जो कहते हैं कि कई रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, तो ये कैसे संग निभेगा ये पहले भी देखा जा चुका है और इस बार चुनावों में ये साफ देखने को मिल रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो स्वागत करते हैं और कहा कि मुस्लिम पक्ष 6A के खिलाफ था। जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की धारा 6A थी, उसके खिलाफ था, और ये जो धारा है ये आखिर क्या कुछ कहता है, ये भी समझने की बात है। रविशंकर प्रसाद ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। धारा 6 से क्या है, जो बांग्लादेश या बाकी जगहों से 66 तक आसाम में आ गए, वो आसाम के नागरिक माने जाएंगे। जो 66 से 71 में आए, वो कुछ शर्तों के साथ माने जाएंगे। उसमें 10 साल की सीमा थी, बाकी थी, और अगर वो डिपोर्ट उनको फॉरेनर डिक्लेयर किया गया कानून के द्वारा, और उसके बाद को सीधा गलत माना जाएगा। अगर उनको फॉरेनर माना गया तो उन्हें जाना पड़ेगा। इस कानून को चैलेंज किया गया था, कई मुस्लिम संगठनों के द्वारा भी चैलेंज किया गया था, और इस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने था। सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक माना है। वहीं भाजपा ने झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ कर दी है। तो इस पर हेमंत सोरेन भी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जो दूसरा गठबंधन है वो भी क्या कह रहे हैं, उनकी भी बात हम करेंगे, जो दूसरा पक्ष है। लेकिन हम बात अगर आज एनडीए की करें, जिसने अपने सीट बंटवारे को साफ कर दिया है, तो उस पर भी बात करेंगे। रविशंकर प्रसाद को आपने सुना कि किस तरह से झारखंड की सियासत को ये जो पूरा मुद्दा है 6A का, ये उसको प्रभावित करेगा। अब सीट शेयरिंग तय हो गई है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि आज रांची में मौजूद थे, वो क्या कह रहे हैं, आइए उनको भी सुनते हैं। जनता दल यूथ 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आजसू 10, और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा, कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार रांची से जुड़े हुए हैं, उनसे इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दिवाकर, आज सीट शेयरिंग को लेकर के स्थिति साफ कर दी और साफ कर दिया कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। एनडीए ने कितना आप समझते हैं
कि ये बढ़त लेने वाली बात होती है जब दो गठबंधन आमने सामने हो और एक में रार हो, दूसरा अपनी सीटों को साफ कर दे। कितना लीड लेते हुए दिख रही है आपको एनडीए? देखिए, निश्चित तौर पर हम कह ही सकते हैं कि एक तरीके से एनडीए गठबंधन ने झारखंड में जो पहली जंग है ना विधानसभा चुनाव की, वो एक जीत ली है। क्योंकि जब क्लियर कट है कि झारखंड में दो गठबंधन, एनडी गठबंधन और इंडी गठबंधन, जिसके तहत चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है, तो एनडीए ने चूंकि अपने फोल्डर्स की कई दिनों से कहा जा रहा था कि एनडीए जल्दी अपने सीट शेयरिंग का ऐलान कर देगा और उसके बाद जो प्रत्याशियों का, जो उम्मीदवारों का जो चयन है वो ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया गया और उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो आप इस दोनों लिहाज से आप समझ सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन ने एक तरीके से लीड यहाँ पर लिया है। क्योंकि अभी जो आप कह सकते हैं इंडी गठबंधन में सीट की तस्वीर आज और कल तक होनी साफ है, क्योंकि आज अभी तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता है वो पहुंच रहे हैं और कल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी रांची पहुंचेंगे। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो कल शाम तक जाकर कुछ क्लियर हो सकती है। लेकिन फिलहाल क्योंकि आज से झारखंड में जो पहले चरण की चुनावी प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है, आज नोटिफिकेशन जारी हो गया और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि एनडीए ने एक तरीके से मानसिक बढ़त के तौर पर आज अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी कर दिया। और आपको थोड़ा निखिल हम समझाएं, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो 2019 में एनडीए गठबंधन में नहीं हो सका था, तो उस लिहाज से इन्होंने फूक फूक कर कदम रखा और 2024 में चुनावी घोषणा होते ही अपने जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी 68 सीटें, जो झारखंड की 81 विधानसभा सीटें, उसमें 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। 10 सीटों पर आजसू पार्टी, 2 पर जदयू और 1 पर जो एलजेपी रामविलास की पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी। तो पूरी तस्वीर साफ हो गई है और ये कोशिश की गई है कि जो जिनका वोट बैंक वाला इलाका है उसमें बहुत ज्यादा समझौता नहीं किया गया है और आजसू के जो छत्रप वाले इलाके हैं वहां पर आजसू को के उम्मीदवार खड़े होंगे और जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का। तो एक तरीके से जो एनडीए ने मैसेज देने की कोशिश की है कि उनका जो गठबंधन है वो अटूट है और झारखंड की सेवा करने के लिए वो तत्पर है। और जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में झारखंड में जो माहौल दिख रहा था उसकी झलक भी लगातार एनडीए गठबंधन की ओर से यहाँ पर दिखाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि वो एकजुट है, उनमें पूरी तरीके से इंटैक्ट है। और आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से अपने आधे चुनावी जो घोषणा पत्र है पंचप्रण के रूप में उसकी भी उन्होंने घोषणा कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक एक कदम के जरिए अभी फिलहाल एनडीए गठबंधन जो है वो इंडी गठबंधन पर हावी यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है दिवाकर, मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी से इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग की क्या स्थिति है ये भी आप जानकारी दें, उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश की का रुख करूंगा विकास के साथ में। तो इंडी गठबंधन की तरफ से कुछ बातचीत हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर, क्या चल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर इंडी गठबंधन में भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पिछले अगर हम हफ्ते भर की बात करें तो लगातार हर रोज किसी न किसी स्तर पर बातचीत हो रही है। कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है, तो कभी हेमंत सोरेन दिल्ली जा रहे हैं, उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे से होती है। उसके बाद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जो प्रभारी है गुलाम अहमद मीर, उनके बीच भी कई दौर की बैठक हो चुकी है। फिर कमलेश महतो बाकायदा दिल्ली जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं, वेणुगोपाल से मुलाकात कर चुके हैं। तो ये तमाम जो ठीक है, जो कवायद है वो दरअसल चल रही है, जो कवायद है वो चल रही है। ऑन पेपर कब आता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा कि विकास थोड़ा सा और धैर्य रखें, हम आपके पास आ रहे हैं। लेकिन एक बात और कहूंगा, जिस तरह से ये झारखंड में रविशंकर प्रसाद को भी आपने सुना होगा, 6A का जो मुद्दा है और जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है, वो किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से ये एक चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, झारखंड में निश्चित तौर पर बांग्लादेश जो घुसपैठ का मुद्दा है वो लगातार गरमाया हुआ है। पूरे संथाल के इलाके में जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर एक विशेष वर्ग का वोट बैंक जो है वो बढ़ गया है, उनकी आबादी बढ़ गई है। उसके बाद बाकायदा हाईकोर्ट में भी ये मामला जाता है, वहाँ नोटिफिकेशन बाकायदा केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है कि किस तरीके से वहाँ डेमोग्राफी में बदलाव हुआ। ये तमाम तरह की चीजें जो है वो निकल कर आ रही है और ये चुनावी मुद्दा निश्चित तौर पर यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। जब चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते तो उन्होंने भी लगातार निशाना ये साधा है कि किस तरीके से पूरे जो संथाल का इलाका है वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है और डेमोग्राफी एक बड़ा थ्रेट है, धर्मांतरण वहां पर एक बड़ा थ्रेट है। तो ये निश्चित तौर पर 2024 का जो ये चुनावी रण है वो एक बहुत ही बड़ा और अहम मुद्दा यहाँ पर देखने को निकल मिलेगा। जी, आप हमारे साथ बने रहे। विकास, आपके पास अगर हम आए उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करें,
तो अगर कहा जाए कि सीधे शब्दों में अजब प्रेम की गजब कहानी है तो गलत नहीं होगा। 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान हुआ है, जिनमें से 7 सीटों पर वो अकेले उन्होंने एक तरफा चुनाव लड़ने की बात कह दी है। 2 सीटें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस लड़ेगी। और अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं हमें जानकारी नहीं है। ये किस तरह का गठबंधन है? बिल्कुल, ये गठबंधन उसी तरीके का है कि अब जब तक सफलता लगती है तब तक चलता है, उसके बाद जहां लगता है कोई साथी कमजोर हो रहा है अपनी राह बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब लगातार हरियाणा में समाजवादी पार्टी को नहीं सीट दी गई, अखिलेश यादव चाह रहे थे वहां पे चुनाव लड़ना। जम्मू कश्मीर में भी जो हाल हुआ इनके साथ गठबंधन का, तो अब अखिलेश यादव अपनी जमीन पर यह दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ उनकी ही चलेगी। तो उन्होंने हरियाणा में जैसे ही कांग्रेस को चुनाव में मात मिलती है उसके अगले ही दिन अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर देते हैं और उन जगहों पर भी सूची जारी कर देते हैं जहां पर कांग्रेस दावा कर रही थी कि वो वहां चुनाव लड़ना चाहती है। फूलपुर और मझुआ सीट ये कांग्रेस चाह रही थी कि वो वहां से चुनाव लड़े, उनका प्रत्याशी यहां पर गठबंधन में चुनाव लड़े। बात तो थी कांग्रेस की कि 5-5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब अभी तक समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी ही घोषित कर दिए हैं तो उसके बाद अब आगे बात उस तरीके की बनती नहीं नजर आ रही है। मजबूरीवश 1 या 2 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे सकती है, ऐसा अभी माना जा रहा है। क्योंकि काफी उच्च स्तर पर अभी मीटिंग हो सकता है, एक बार फिर से हो, लेकिन प्रदेश स्तर के नेता इससे संतुष्ट नहीं है क्योंकि सभी उपचुनाव की सीटों पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रभारी नियुक्त कर दिए गए थे चुनाव प्रक्रिया के शुरू होने से काफी पहले। क्योंकि आज से 9 सीटों पर अधिसूचना जारी हो चुकी है, नामांकन शुरू हो गया है। ये नामांकन 25 तारीख तक नामांकन चलेगा, 30 तारीख को नाम वापसी की डेट है। तो इससे पूर्व ही अगले 1-2 दिनों में संभवतः चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रत्याशियों को लेकर बैठक की है, आला कमान के साथ भी बैठक हुई है और कल से परसों तक उनकी भी सूची आ जाएगी। निश्चित रूप से ये 9 सीटें हैं प्रदेश में, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 2027 के पहले ये 9 सीटें प्रदेश में एक सेमीफाइनल के तौर पर कहा जा रहा है, विधानसभा का सेमीफाइनल, चूंकि 9 अत्यंत महत्वपूर्ण सीटें हैं। इसमें एक सीट मिल्कीपुर सीट है, उस सीट पर चुनाव नहीं होगा चूंकि वहां मामला हाईकोर्ट में था। इस पर भी निखिल आपको बताना चाहूंगा कि यह हाईकोर्ट में जब मामला पहुंचा और जो बाबा गोरखनाथ जब उसको वापस लेने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अवधेश प्रसाद है उनके वकील और समाजवादी पार्टियों को वकीलों का जो रुख रहा उसके कारण अब ये मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो पाएगा क्योंकि अगले 15 दिनों की वहां पर डेट लग गई है। तो इन 9 सीटों के साथ बिल्कुल अब चुनाव नहीं हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप भी लगाया है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि मिल्कीपुर में साथ चुनाव हो, वहां चुनाव करवाना ही नहीं चाहती थी जी। इससे पहले वो उनके ऊपर आरोप लगा जी। ये बहुत दिलचस्प है दरअसल, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मिल्कीपुर का चुनाव अखिलेश यादव ये कहते थे कि ये बीजेपी की वजह से नहीं हुआ है। अब जब वो वहां पहुंचे हैं बाबा गोरखनाथ जिनका जिक्र किया आपने, तो अवधेश प्रसाद के वकील खड़े हो गए कि नहीं जी हमको भी सुना जाए, हमको बिना सुने आप इसको खारिज नहीं कर सकते। ऐसे में अब जिसको कहा जा रहा है कि ये जो एक वार था वो बूमरैंग करके अखिलेश यादव के पास ही आ गया। बहरहाल हम ये भी समझना चाहते हैं कि क्या आप इसमें मध्य प्रदेश जैसी स्थिति जो पहले देखने में मिली थी, क्योंकि वही महाराष्ट्र में भी पहुंच गए हैं अखिलेश यादव और वो कहते हैं कि 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इसका असर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सौदेबाजी है उसका असर महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ेगा? हरियाणा में उनकी नहीं चली, जम्मू में उनकी नहीं चली, तो कम से कम अब वो महाराष्ट्र में दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल, अखिलेश यादव यही दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो महाराष्ट्र भी गए हैं, वो जम्मू कश्मीर भी जाते हैं, वो हरियाणा में भी चाह रहे थे लड़ना। अब अखिलेश यादव की बारी है, जब यहाँ पर गठबंधन होता है, कांग्रेस कहती है कि हमको भी 5 सीटें दी जाएं 10 में, तो अखिलेश यादव उसे दरकिनार करते हुए अपने प्रत्याशी पहले से ही घोषित कर देते हैं। अब ये 2 सीटें कांग्रेस को देंगे या एक ही सीट मात्र देंगे, ये संभवतः अगले 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। लेकिन अब अखिलेश की जब बारी रहेगी तो अखिलेश जरूर कांग्रेस को दबाव में लेना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मौके पर अखिलेश जो मांग रहे थे उनके मन मुताबिक बिल्कुल उनको जगह नहीं दी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, और यही गठबंधन की सियासत है दरअसल। विकास और दिवाकर दोनों हमारे साथ में हैं और शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे कि दरअसल गठबंधन की यही सियासत है कि कम से कम विपक्षियों को ही निपटाना नहीं होता है, क्योंकि चुनाव बड़ा मौका है, इसमें जो अपने साथ के लोग हैं, जो अपने साथ वाली पार्टियां हैं, उनको भी निपटाया जाता है और किस तरह से, कितनी खूबसूरती से उनको निपटाते हैं, ये भी चुनाव में जीत और हार का फैसला करते हैं। ये पर्सनल तौर पर देखते हैं इसको नेता, और हमारे जो दर्शक हैं, जो वोटर हैं, वो भी इसको भली भांति समझते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए दिवाकर और विकास आपका।